नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। ईद मुबारक कहकर गले लगाते हुए एक दूसरे को दी गई बधाइयां, अमन और चैन की मांगी गई दुआ। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे मऊगंज के नई गढ़ी में। भाजपा लोकसभा प्रत्याशी के पक्ष में जनता को किया संबोधित। गुटखा खाकर थूकने पर संजय गांधी अस्पताल के गार्डों ने जमकर की युवक के साथ मारपीट। और गंभीर वारदात को अंजाम देने के फिराक में घूम रहे 4 शातिर बदमाशों को पुलिस ने हथियार सहित किया गिरफ्तार। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रमजान के पाक महीने का समापन ईद के साथ हुआ। इस दौरान मुस्लिम भाइयों ने शहर के मस्जिदों में नमाज अदा की और एक दूसरे को बधाइयां दी। रीवा में गुरुवार को ईद उल फित्र का उत्साह देखने को मिला। शहर भर के 17 स्थानों पर ईद उल फित्र का कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहर काजी मुफ्ती मुबारक अजहरी ने बताया कि तय कार्यक्रम के मुताबिक बीहर नदी के तट पर मौजूद मुख्य ईदगाह और बिछिया नदी के तट पर स्थित बादशाही ईदगाह में सुबह 8 बजे नमाज अदा की गई, जहां नमाज अदा करने के लिए हजारों की लोगों की भीड़ उमड़ी। वहीं जामा मस्जिद, दारा शाह मस्जिद और जामिया मस्जिद खुटेही में नमाज सुबह 8:30 बजे अदा की गई। सभी स्थानों पर ईद को लेकर भारी उत्साह नजर आया। आपकी तरफ से 100 रुपए। आप सब यहाँ आकर रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और शरीयत हिलाल तस्दीक कमेटी की तरफ से तमाम भाइयों को और मुल्क में रहने वाले अपने हर भाई बहन को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज का जो ईद का पैगाम है वो यही है कि हमने जिस तरीके से रमज़ान में अपनी ज़िंदगी इस्लाम के तरीके के मुताबिक गुजारी, उसी तरीके से रमज़ान के बाद भी हमारी ज़िंदगी उसी इस्लाम और कुरान के मुताबिक हमें गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी अहम बात यह है कि मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से भी और मुल्क में रहने वाले अपने दीगर तमाम मजहबी भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे मुल्क में रहने वाले सभी लोग इत्तेहाद के साथ, अमन व अमान के साथ, भाईचारे के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। यकीन जाने किसी भी मुल्क का नाम दुनिया में तभी रोशन हो सकता है जबकि उस मुल्क में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहने की कोशिश करें और भाईचारे का सबक एक दूसरे को जो है वो सिखाएं भी और उस पर अमल करने की कोशिश भी करें। आज का ये मुबारक जो त्यौहार ईद उल फित्र है वो सारे मुसलमानों के लिए बहुत ही बड़ी खुशी का जो दिन है। उस दिन सभी ने नमाजें अदा की और नमाजों के बाद एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की। अपने अपने घरों में जाकर एक दूसरे के साथ जो है वो सेवैयाँ खाने का और मेहमान नवाजी करने का जो एक तरीका है वो भी इंशाल्लाह पूरा दिन अब ये जारी रहेगा। मैं फिर से सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और ख़ास तौर पर प्रशासनिक अधिकारी जो हमारे जितने भी रहे, नगर निगम प्रशासन और जितने भी हमारे दीगर आला अधिकारी रहे, वो सभी लोग मुस्तैदी से लगे रहे और इस त्यौहार को जो है खूबी और हुस्न खूबी के साथ अंजाम तक पहुंचाए। मैं सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। इस तरह पर नगर निगम, पुलिस और जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर सारी व्यवस्था को बनाया गया था। बिल्कुल आज पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है और ईद जैसा हमारा राष्ट्रीय पर्व है मुस्लिम भाइयों का। मैं निश्चित तौर पे उन सभी अपने मुस्लिम भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं कि भाईचारे को बनाए रखने के लिए आप लोगों का जो देश में महत्वपूर्ण योगदान है। हमारा भी प्रयास है कि हम सबको मिलकर यहाँ पे इस देश का निर्माण करने का काम करें। ईद की मैं सभी मुस्लिम भाइयों को और देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। ढेकहा स्थित नवनिर्मित सुलभ कॉम्प्लेक्स का स्थानीय व्यापारियों ने विरोध किया है। वार्ड क्रमांक 5 स्थित भाजपा कार्यालय के पास स्थित शिवानी कॉम्प्लेक्स के सामने बन रहे सुलभ कॉम्प्लेक्स परिसर का दुकानदारों सहित चाट फुल्की ठेला लगाने वालों ने जमकर विरोध किया है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है शिवानी कॉम्प्लेक्स के पीछे 2 सुलभ कॉम्प्लेक्स पहले से ही बने हुए हैं। क्या है विरोध का कारण, आइए जानते हैं स्थानीय व्यापारियों की जुबानी। इसका कोई विरोध नहीं है हमारे जात में। अगर कोई विरोध कर रहा तो वहाँ 2 ठेला वाले हैं और एक सामने सिद्धि विनायक करके दुकान है, उनकी सोनी जी की है, वो कर रहे हैं। अब वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे, कभी हमको लोगों ने बताया, वही राजनीतिक विरोध बता रहे हैं जबकि उनका कहीं नुकसान नहीं है। आपको जब सामने देखिए उनकी दुकान खुला रोड से खुली हुई है। और जो ठेले वाले विरोध कर रहे हैं तो 2 ठेले वालों के अलावा तीसरा कोई व्यक्ति नहीं होगा। वो 2 ठेले वाले इसलिए विरोध कर रहे हैं कि वो ठेला तो लगाए थे अपनी, और आप देखेंगे कि वो ठेला वहाँ लगाए थे, अलग से गोमतियाँ भी रखे हुए हैं। तो जो बेचारे 30-30 लाख की दुकान लिए हैं, 30 लाख की दुकान लेके सामने अपना सामना बंद किए हैं, वो इतने में भी हमारे कहने पे झेल रहे हैं कि चलो गरीब आदमी है। अब आज वहाँ सुलभ शौचालय बनने जा रहा,
तो वो ठेला लगाते थे। ठेला लगाने के बाद 25-30 कुर्सियाँ लगा लेते थे। उस वहाँ पे आके बाहरी असामाजिक तत्व पोरेक्सी टाइप के लोग वहाँ बैठ के हमारी बहन बेटियों को वहाँ निकलना दुर्लभ था। आपसे बताएं कितनी दुर्दशा थी। सुलभ शौचालय मेरा कोई मकसद नहीं है। यहाँ कम से कम छोटी पुल से लेकर रेलवे स्टेशन तक कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। गांव से आते हैं लोग, हमारे यहाँ के निवासी लोग भी अगर शौचालय लगी हो तो वो बेचारा कहाँ जाए। वो 6 साल से हमारी मांग चल रही थी कि एक सुलभ शौचालय यहाँ होना ज़रूरी है। और सुलभ शौचालय इंटरनेशनल सुलभ शौचालय बन रहा, इसमें कर्मचारी रहेगा, न किसी का नुकसान है इसमें और न कोई वो है। हाँ, थोड़ा कुछ आदमियों को दिक्कत है, कुछ नहीं। मान लीजिए 150 दुकानें हैं, 150 दुकानों में 2 ठेला वाले, तो भी उनको एडजस्ट किया गया कि ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, अब इसके पीछे लगा लेना, बस इतना वो है। यहाँ पे आरोप लगे। मैं यहाँ कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। ये ढेका ब्लॉक हमारे अंतर्गत आता है और आज हमें पता चला कि भाजपा कार्यालय के बगल में भाइयों ने बताया, कुछ हमारे परिचित हैं, उन्होंने बताया कि भैया हम लोग यहाँ ठेला गोमती लगाकर अपने बच्चों का के भरण पोषण के लिए हम लोग यहाँ व्यापार करते हैं। तो सरकार द्वारा इनको आज यहाँ से ज़बरदस्ती हटाया गया। इनको, ये गरीब व्यापारी हैं, इनके पास अपना कोई आय का साधन नहीं है। यहाँ पे कोई चाट, कोई फुल्की, कोई ठेला लगाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, इसी से इनका घर चलता है। आज इनको यहाँ से हटाकर इनके परिवार को बेसहारा कर दिया गया है। उनके भूखों मरने की नौबत आ गई है। हमने कईयों से सुना कि रोज़ की कमाई से हमारा घर चलता है, परिवार चलता है, रोज़ लेके जाते हैं तो कमाते और खाते हैं। ऐसी स्थिति में दोपहरी में इनको ज़बरदस्ती हटाना ये सरकार की तानाशाही को दिखाता है कि सरकार कितनी गरीबों की हितैषी है। आप हमारे नेताओं को देखिए जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि हम रोज़गार देंगे। यहाँ जो रोज़गार में बैठा है तो उसको तो बैठने दिया नहीं जा रहा है, अलग से क्या रोज़गार देंगे ये। क्या यहाँ पे? मेरा नाम सुनील कुमार साहू है। ये कॉम्प्लेक्स बनने से आप लोग कितने प्रभावित होंगे, कितने लोग प्रभावित होंगे? ये कॉम्प्लेक्स बनने से हम लोग तो यहाँ पे 20 दुकानदार अपना लगाते हैं। हम लोगों के साथ कम से कम 15 से 20 लोग और कार्य करते हैं, जिससे उनका पूरा परिवार यानी कि 40 परिवार प्रभावित होंगे इस चीज़ से। तो हमारे प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि 40 परिवारों का जो रोजी रोटी का माध्यम है उसको न छीना जाए। इस काम को रुकवा कर कहीं अन्य स्थान पर उसका निर्माण कराया जाए, जिससे व्यापारी लोग परेशान ना हो, प्रभावित होंगे। सुलभ कॉम्प्लेक्स बन जाने से सबसे पहले तो हम लोगों का व्यापार प्रभावित हो जाएगा। एक तो व्यापार वैसे भी नहीं है वर्तमान में, आदमी दिन भर बैठा रहता है और खाली हाथ चला जाता है। और ये जब कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो हम लोगों का जो सामना है, जो हम लोगों की चौथी के हिसाब से हम लोगों को मिला हुआ है, वही हम लोगों का बंद हो जाएगा, जिससे हमारी दुकानें छिप जाएंगी पीछे। तो हमारी दुकानें हैं या नहीं है वो भी नहीं दिखेंगी, तो कस्टमर आएगा कैसे? तो क्या मांग रखते हैं आप? तो हमारा ये सिर्फ हमारी ये रिक्वेस्ट है कि नगर निगम प्रशासन या जो भी बॉडी ये कॉम्प्लेक्स बना रही है वो यहाँ पे निर्माण न करे, कहीं खाली जगह देख ले। और फिर ऑलरेडी इस कॉम्प्लेक्स के पीछे 2 कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं जिसमें गंदगी व्याप्त है भरपूर, उसका मेंटेनेंस तो कर नहीं रहे हैं। ऊपर से ये नया कॉम्प्लेक्स बना के ये कॉम्प्लेक्स में जितने भी दुकानदार हैं सब के ऊपर जबरदस्ती गंदगी लाद रहे हैं। मेरा नाम अशोक सिंह है। मेरी शॉप नंबर 10 दुकान है जो मेरे सामने बनाया जा रहा है। इसमें क्या है कि यहाँ तो रोज़ एक तो कोरोना काल के कारण पूरी वैसे भी जो व्यापार है ख़त्म है, तो बाल बच्चे तो जिएंगे पढ़ेंगे, उनके रोजगार के लिए हम लोगों के पास सरकारी नौकरी तो है नहीं, उसको भी यहाँ पे बना करके छीना जा रहा है। तो हमारा निवेदन है प्रशासन से, नगर निगम से, यहाँ तक कि कल हम उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी से कल मिलने भी गए थे। उन्होंने कल हमको 9 बजे रात आश्वासन भी दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कल आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, हमको इस बात की जानकारी नहीं है और वहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया जाएगा। कितनी दुकानें प्रभावित? इसमें कम से 40 दुकानें हैं और 40 दुकानों के पीछे 50-60 ठेले लगते हैं।
उनका भी परिवार है, उनके भी रोज बच्चे जो हैं तो रोड पे आ जाएंगे। उनको कल फीस नहीं भरा जाएगा, रोटी के लिए क्या प्रशासन देगा, कौन उसका जिम्मेवार होगा? तो मेरा कमिश्नर मैडम से, कलेक्टर मैडम से, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी से, महापौर जी से निवेदन यही है कि जो पीछे 2 ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स बने हुए और यहाँ तक कि सब प्रदेश का सबसे बड़ा मुख्य कार्यालय, भाजपा कार्यालय यहाँ स्थित है, तो क्या ये शोभा देगा कि यहाँ राजनाथ सिंह आए, नरेंद्र मोदी जी आए और सामने सुलभ कॉम्प्लेक्स हो? अगर यही नहीं है तो प्रशासन जागे और तत्काल इसमें निर्णय ले। क्या मांग रखते हैं? मांग यही रखते हैं कि ये हम लोग कल खड़े हुए थे जबरदस्ती गुंडागर्दी के साथ, पुलिस के साथ, कल प्रशासन आया, हम लोगों ने खड़े किए तो हटाया गया। आज अब आपके सहयोग के हम लोग खड़े हैं, नहीं तो अभी हम लोगों को मारपीट के भगा दिया जाता। संजय गांधी अस्पताल के गार्ड्स की दादागिरी एक बार फिर सामने आई है। संजय गांधी अस्पताल के गार्ड्स की दादागिरी एक बार फिर सामने आई है, जहां अपने भाई का इलाज करने गए युवक के साथ एक गार्ड ने मारपीट की, जबकि उसका साथ अन्य गार्डों ने दिया जिन्होंने उसे पकड़ रखा था। दरअसल युवक अस्पताल परिसर के अंदर गुटखा खाकर चला गया और फिर कहीं पर उसने थूक दिया, जिसे गार्ड्स ने देख लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। हालांकि युवक ने अपनी गलती मानी, लेकिन गार्डों का दिल नहीं पसीजा और उन्होंने उसकी जमकर पिटाई की। हालांकि इसमें गार्ड की जितनी गलती है उतनी ही इस तरह के लोगों की भी है जो अस्पताल के अंदर गुटखा खा कर जाते हैं। आपको बता दें कि इसके पहले भी गांधी मेमोरियल अस्पताल में देवी देवताओं की फ़ोटो लगाई गई थी, लेकिन लोगों ने उनकी परवाह नहीं की और परिसर के अंदर गुटखा खाकर थूकने लगे। जगह जगह गुटखा खाकर थूक देना रीवा के गुटखा प्रेमियों का कल्चर बन चुका है। इसी तरह की हालत कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम की है, जहां पूरे वॉश बेसिन जाम हो गए और नए लगाने पड़े। इसमें कम पढ़े लिखों के अलावा पढ़े लिखे और समझदार लोग भी हिस्सेदार हैं, लेकिन गार्डों को मारने का अधिकार किसने दिया, ये समझ से परे है। अस्पताल परिसर के अंदर घुसने के पहले ही चेकिंग कर लेना चाहिए था कि किसी ने गुटखा लिया है या नहीं। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन क्या कार्रवाई करता है ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन इस तरह की गुंडागर्दी करना अस्पताल गार्ड का फैशन बन चुका है। सर तो वो आए तो फिर मारने लगे। कौन मारा है? ये सिक्योरिटी गार्ड है, नाम पकड़ के भी ले गए थे आप? पकड़ को ले गए, मारे भी हैं। मार पीट किए हैं? जी सर। किस बात को लेकर क्या बोल रहे थे? बोल रहे सर गलती तो हो गई सर। क्या मानते हैं आपके साथ मारपीट हुई? जी सर। थूक दे, जुर्माना ले लेते? जुर्माना ले लेते सर, मार दिए हैं, मतलब को मार दिए, बताना चाहिए। मारपीट भी किया आपके साथ? जी आपने सर। बोला नहीं क्यों मार रहे हो? सर अब सभी सिक्योरिटी गार्ड हैं, तब उनके सामने एक आदमी क्या बोल सकता है? कितने लोग सिक्योरिटी गार्ड आ गए थे? 5 लोग समथिंग, लेकिन मारा एक ही है। शिव अंदर आपको गुटखा खा के थूकने को लेकर विवाद कर दिए, मारपीट किया आपके? सर जितने अंदर सिक्योरिटी मतलब अंदर कर्मचारी हैं, शासकीय एक पियोन योन है, सब खाए रहते हैं अंदर, किसी को नहीं बोलते हैं। सब गुटखा खाए? सब खाए रहते हैं, ऑल टू ऑल बैग। लेकिन आपके साथ मेरे साथ मारपीट, जो कर्मचारी हैं सभी खाए हैं सर। किस लिए आए थे अस्पताल? सर आए थे, मेरे भाई को करंट लग गया सर, उसी कारण आए थे जल्दी में, तो थोड़ा धोखा हो गया। कहाँ के रहने वाले हो? सर सोनौरा के। कितने लोग मिलके मारे हैं? सर मारा तो सर पकड़े 3 लोग थे, मारा वो एक है सिक्योरिटी का। गंभीर वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे 4 बदमाशों को हथियार सहित पुलिस ने गिरफ्तार किया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय विवेक सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनकर के मार्गदर्शन, नगर पुलिस अधीक्षक जिला रीवा नवीन तिवारी के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी सिविल लाइन निरीक्षक कमलेश साहू की टीम ने लोकसभा चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में सघन चेकिंग के दौरान अलग अलग स्थानों पर 4 आलतन अपराधी जो कि अवैध धारदार हथियार लेकर गंभीर वारदात करने के फिराक से घूम रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। चारों बदमाशों के ऊपर पहले से ही कई थाने सिविल लाइन व अन्य थानों में दर्ज है। थाना सिविल लाइन पुलिस को कल दिनांक 10 अप्रैल को एक बड़ी सफलता उस समय हासिल लगी जब 1.5 वर्ष से फरार चल रहे धारा 302 के आरोपी शिवानंद पांडे उर्फ शिवम प्रकाश चंद पांडे को गिरफ्तार किया गया। शिवानंद पांडे के ऊपर पहले से ही कई मामले वांछित हैं, उसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा अस्थायी वारंट भी जारी किया गया था। उक्त 5 बदमाश शातिर किस्म के आदतन अपराधी हैं। इसके अलावा मोहम्मद नाजिम हुसैन उर्फ नाजिम अंसारी, पिता मोहम्मद इजाज अंसारी, उम्र 23 साल, निवासी ढेकहा, मनीष श्रीवास्तव, पिता राम किशोर श्रीवास्तव, उम्र 23 साल, निवासी अमहिया, मनोज कुशवाहा, पिता छेदीलाल कुशवाहा, उम्र 26 साल, निवासी ग्राम कंदैला कचियान बैकुंठपुर, गौरव पटेल, पिता रमेश पटेल, उम्र 25 साल, निवासी इंद्रनगर बड़ा समान को भी गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में पर्यवेक्षक कमल साहू, प्रधान आरक्षक सत्येंद्र तिवारी, प्रधान आरक्षक त्रिदेव तिवारी, प्रधान आरक्षक संतोष सिंह, प्रधान आरक्षक शरद ने मुख्य भूमिका निभाई।
जा रहे हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में कल थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा कई टीमें बनाकर सघन चेकिंग कई स्थानों पर कराई गई, जिसमें 4 अलग अलग स्थानों पे आदतन अपराधी जो पूर्व से कई अपराध कर चुके हैं वो पकड़े गए। उनके पास से अवैध असलहा बरामद हुआ और जिसकी कार्रवाई की गई। साथ ही एक शिवानंद उर्फ शिवम पांडे जो 302 में करीब 1.5 साल से वांटेड था, उसको भी पुलिस ने कल गिरफ्तार किया है। उसके ऊपर कम से कम 20 अपराध पहले से पंजीबद्ध हैं। जिला बदर कार्रवाई भी प्रस्तावित है, उसका फाइनल आदेश हो चुका है और 2 अन्य मामलों में भी वो वांछित था, तो उसको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है और उसको भी गिरफ्तार किया गया है। आज 5 आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, इसमें 3 ऐसे आरोपी हैं जिनके ऊपर पूर्व से 302 जैसे संगीन अपराध पंजीबद्ध हैं और जेल जा चुके हैं और एक के ऊपर 13-14 मामले हैं और एक के ऊपर 20 मामले हैं और जितने भी आरोपी हैं पूर्व में भी इनके ऊपर सभी पर मामले पंजीबद्ध हैं, सभी आतंक अपराधी। तो ये शिवम के ऊपर क्या रासुका की भी कार्रवाई होगी? निश्चित ही, अभी तो ये जा रहे हैं 302 के मामले में, तो अभी तो ये जेल में ही रहेंगे और जिला बदर इनका हो चुका है, उसकी नोटिस तामील कराई गई है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। चिकित्सा शिक्षा विभाग के CME और DME आज रीवा मेडिकल कॉलेज पहुंचे और निरीक्षण के दौरान विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की। रीवा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने आज चिकित्सा शिक्षा विभाग के CME और DME पहुंचे और डॉक्टरों के साथ मिलकर चर्चा की, जिसमें 500 बिस्तर के नए अस्पताल, नए OPD व ट्रामा सेंटर के अलावा फिजियोथेरेपी के नए कोर्स को लेकर स्थानीय डॉक्टरों से चर्चा हुई। ऐसा बताया जा रहा है कि जल्द ही इस पर विचार किया जाएगा और रीवा मेडिकल सुविधाओं में इजाफा होगा, जिससे रीवा वासियों को वो सारी सुविधाएं मिल सकेंगी जो बड़े शहरों में मिलती है। साथ ही मेडिकल स्टाफ के लिए आवास की भी व्यवस्था की जानी है। हमारे यहाँ हमारे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन, तो उन्होंने एक मीटिंग यहाँ रखी थी और इस मीटिंग में मेन उनका जो फोकस था कि हमारे यहाँ पे जो विभिन्न भविष्य के जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में उनका डिस्कशन था TD त्रिपाठी की। तो जो भविष्य में जितने भी प्रोजेक्ट होना है उसके बारे में चर्चा की गई। तो हमारी जो डिफरेंट एजेंसीज़ है PIU, PWD और MP पुलिस हाउसिंग बोर्ड, इन्हीं के सब अधिकारी थे। उन्होंने जो अभी का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो उनके सामने पेश किया था, उनको बताया था। तो पहला जो हमारा एक सुपरसिटी के पीछे में जो खाली जगह है, ओपन स्पेस है, उसमें मैटरनल चाइल्ड हेल्थ का एक G+5 बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ गायनी और डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक के 2 डिपार्टमेंट वहाँ रहेंगे और वो 500 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। तो पहले स्टेप पे ये रहेगा, जो कि उनका जो टारगेट है सब 24 महीने में इसको कंप्लीट किया जाएगा। साथ ही साथ में जैसे ही ये बन जाएगा तो हमारा जो वर्तमान में गायनी डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक होगा उसमें शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही वो शिफ्ट होता है तो स्टेप 2 में जो हमारा वर्तमान में जो GMH है इसका कुछ हिस्सा
डिसमेंटल कर दिया जाएगा और उस जगह एक नवीन ओपीडी का निर्माण किया जाएगा और कुछ स्पेस पार्किंग के लिए उसको यूज किया जाएगा। जब ये ओपीडी का एरिया चालू हो जाएगा तो जो हमारी वर्तमान ओपीडी है वहाँ पर कुछ विभाग हमारे बनना चालू होंगे। उसमें एक डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, एक ट्रॉमा सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ ENT, ऑप्थेल्मी, ये विभाग यहाँ आ जाएंगे। इसके अलावा हम लोगों ने एक और डिमांड रखी है कि हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी होना चाहिए, जो अभी वर्तमान में एक छोटे स्केल पे डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक उसको रन कर रहे हैं। तो एक बड़ा हमारा एक डिपार्टमेंट बन जाए ताकि आगे चलकर हम लोग फिजियोथेरेपी के कोर्सेज चालू कर सकें। तो वो एक डिमांड है, उसको अभी वो लोग कंसिडर करेंगे कि कितनी आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि एक डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन जो वर्तमान में हमारी कैजुअलिटी है उसको पूर्ण रूप से अच्छे से चालू करें, वहाँ पे जो डॉक्टर है उनको ट्रेनिंग दें। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो फंड की आवश्यकता है वो हमें बताएं। भाजपा लोकसभा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा के प्रचार प्रसार में आज केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह मऊगंज के नई गढ़ी पहुंचे और जनता को संबोधित किया। रीवा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत नई गढ़ी पहुंचे जहां राजनाथ सिंह आज रीवा संसदीय क्षेत्र नई गढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने आम सभा को संबोधित किया तथा विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। हालांकि मनुष्य के मूलभूत सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर उन्होंने ज्यादा बातें नहीं की। उन्होंने 3 तलाक, राम मंदिर, किसान, नारी शक्ति, गरीबी सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और कहा कि आगे भारत जल्द ही नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। साथ ही भविष्य में 2070-72 तक भारत विश्व गुरु बनेगा और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाएगा। इस दौरान उनके साथ में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित लोकसभा प्रत्याशी जनार्दन मिश्र, मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, देवतला विधायक गिरीश गौतम सहित तमाम भाजपा नेता मौजूद रहे। मेरा आना हुआ है, आप लोगों ने स्वागत किया, लेकिन स्वागत और अभिनंदन कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि आज के कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ है। मध्य प्रदेश के बारे में देश के किसी भी कोने में मैं जाता था, लोग ये कहते थे लंबे समय से 2003 से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इस बार चुनाव में मामला डमाडोल है। भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बन पाई और ईमानदारी की बात है, मेरे मन में भी यह शंका पैदा हो गई। लेकिन जब मध्य प्रदेश की सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के लिए मैं यहां पर आया और यहां से लौटने के बाद हमारी प्रधानमंत्री जी से बात हो रही थी, मैं प्रधानमंत्री जी को कहा कि प्रधानमंत्री जी मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, भारी भरकम बहुमत से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और बहनों भाइयों, आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की झोली भर दी विधानसभा के चुनाव में। पिछली बार मैं सिंगरौली, सीधी यहां की सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर रहा था, तो एक चिंता भी मैंने व्यक्त की। मैंने कहा 4 महीने पहले मध्य प्रदेश के लोगों ने वोट डाला है, प्रचार किया है, और 4 महीने के बाद फिर से वोट डालना, प्रचार करना। तो मैंने ये कहा था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव होना चाहिए, एक ही बार में सब निपट जाए, उसके बाद जो है और शेष जो हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव है वह एक बार में हो जाए। 2 बार चुनाव इससे ज्यादा 5 साल में नहीं होना चाहिए। बात मैंने उस समय कही, यहां के अखबारों में छपा भी होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, मुझे याद है 2003 के पहले, क्योंकि 2003 के पहले उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं भी था, उस समय भी मैं मध्य प्रदेश आया था। लोग कहते थे मध्य प्रदेश के बीमारू राज्य। 2003 के बाद भी कुछ समय तक बराबर मध्य प्रदेश को लोग बीमारू राज्य ही कहते हैं, लेकिन पता नहीं आप लोगों को जानकारी है कि नहीं है। लेकिन देश के आर्थिक स्थिति के जो समीक्षक हैं वह कहते हैं कि अब 2003 के पहले का यह मध्य प्रदेश नहीं रह गया है, बल्कि जो देश का विकास का चक्का मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से घूम रहा है, उसमें ग्रोथ इंजन की भूमिका यदि कोई निभा रहा है तो यह मध्य प्रदेश निभा रहा है। उसको आगे बढ़ाने का काम ये मध्य प्रदेश कर रहा है। यह बहुत बड़ी बात है।
अब हमारा मध्य प्रदेश बीमारू राज्य नहीं रह गया है। रेलवे स्टेशन का जिस तरीके से आधुनिकीकरण हो रहा है, कामों के लिए मैं गणना कराऊंगा तो अनावश्यक मेरा पूरा का पूरा समय चला जाएगा। लेकिन एक बात यहां के किसानों के लिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी किसान परिवार का ही हूं, कोई मैं बहुत बड़ा बाबू नहीं हूं, कोई मैं राजा महाराजा बड़ा नहीं हूं, मैं सामान्य किसान हूं। किसानों के लिए एक बात जो मुझे अपील करती है, जो यह सरकार करने जा रही है, मेरे बहनों भाइयों, 1.25 लाख करोड़ रुपए से सारे देश में 1.25 लाख करोड़, 1 लाख मत मान लीजिएगा, 1.25 लाख करोड़ खर्च करके लगभग 700 से अधिक ऐसे भंडार बनाने जा रही है, गोडाउन जिसे कहते हैं, गोडाउन बनाने जा रही है। वो इसलिए बनाने जा रही है क्योंकि जो ही फसल पैदा होती है, आनन फानन कीमत पर किसान उठाकर उसे बेच देता है, क्योंकि उसकी घर की आवश्यकताओं को भी पूरा करना होता है। तो हमारी सरकार ने अब तय किया है कि किसान के सामने यह नौबत न आने पाए। फसल पैदा होती है, वह चाहे तो भंडार गृह में उसे रख दे और वहां से कुछ पैसा ले ले और अपना घर का खर्च कर चलाए, और जब अनाज की कीमत बढ़ जाए तब ले जाकर उसे वह बाजार में बेच दे। इसलिए यह सरकार क्षमता का निर्माण सारे देश भर में कर रही है। आपके क्या काम हुए हैं? अब जैसे यहां जो लोग बैठे हैं, मैं जानता हूं, यदि मैं आपसे पूछूं केंद्र सरकार की योजनाओं से किन किन लोगों का लाभ मिला है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं अधिकांश लोगों को, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3 योजनाओं का लाभ तो जरूर मिला होगा। किसी को 4-4, 5-5 योजनाओं का लाभ मिला है। अरे किसानों की बात करना चाहता हूं, हमसे कांग्रेस के लोग कहते हैं साहब 6,000 रुपया आपने किसानों को दे दिया, कौन सा बड़ा कमाल कर दिया। बहनों भाइयों, मैं किसान हूं, मैं जानता हूं 2,000 रुपया घर में किसान के लिए नहीं होता है, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, खाद नहीं डाल पाता है, बीज नहीं डाल पाता है, यह हालत होती है। अब मुफ्त का 6,000 रुपया यदि हमारे प्रधानमंत्री दे रहे हैं तो उसकी भी हमारे कांग्रेस के लोग आलोचना कर रहे हैं। इसका क्या मतलब? बहुत सारी, मैं योजना की जानबूझकर चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं गिनाना शुरू करूंगा तो घंटे भर का समय लड़ाई से चला जाएगा। और बहनों भाइयों, जिस तेजी से विकास हुआ है इस हमारे मध्य प्रदेश का और हमारे देश का जिस तेजी से विकास हुआ है, मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, सारी दुनिया में भारत के प्रति तो धारणा ही बदल गई, भारत के प्रति लोगों की धारणा ही बदल गई। कोई क्या छठ तो न्यूज रहे फिर आऊ आएगा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।